गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है मेरी? गुड आफ्टरनून सर। यस यस ओके सर। ओके। एक क्लास शुरू करने से पहले एक इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आईआईटी स्पोकन ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग है। और ये है कि आप लोगों का लिब्रे में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन सर ने कर दिया है। ठीक है, मंडे को, कमिंग मंडे, ठीक है, को आपकी एग्जामिनेशन होगी आईआईटी स्पोकन ट्यूटोरियल की। ठीक है, हाँ, लिब्रे ऑफिस के लिए। ठीक, हाँ, राइटर के लिए। तो लिब्रे ऑफिस राइटर जो है, ठीक है, उसकी वीडियो जो है आईआईटी स्पोकन ट्यूटोरियल के साइट पे आपको मिल जाएगी। आप वीडियो देख लीजिए उसको। ठीक है, आप पहले से भी वर्ड वगैरह किए हुए हैं। ठीक है, तो मिलता जुलता चीज है बिल्कुल, बहुत एकदम भास्ट नहीं है। एक बार वीडियो देखिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और जो आप वीडियो देखते हैं, क्वेश्चन उसी वीडियो से रहती है। ओके, तो इजी टू गो है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और मंडे को आपका एग्जामिनेशन है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मंडे यानी 13। क्लियर? सर यस वीडियो सर। कहाँ से मिलेगा? वीडियो आईआईटी स्पोकन ट्यूटोरियल लिखोगे ना, तो उसके साइट पे जाओगे ना, तो वहां पे तुमको वीडियो मिल जाएगा। वहां पे तुम लिख दोगे लिब्रे, ओके, और उसमें राइटर ऑप्शन का करोगे ना, तो उसका वीडियो आ जाता है। दो चार जो भी वीडियो होगा उसको 1 बाय 1 करके देख लेना। ठीक है, बाकी तुम्हारे ग्रुप में आईआईटी स्पोकन ट्यूटोरियल से रिलेटेड कुछ लिंक्स भी होंगे, उस लिंक के थ्रू भी तुम जाके वीडियो देख सकते हो। तुम्हारे ग्रुप में गया होगा, दिनेश सर भेजे होंगे। ठीक है, या फिर हम बोल देंगे कि भेज देने के लिए। अगर तुम्हें खोजने में दिक्कत है, वैसे गूगल में सिंपली टाइप करोगे आईआईटी स्पोकन, हाँ, तो आ जाता है। क्लियर कर लोगे ना? यस सर। अब तुम लोग को हम इतना नासमझ थोड़ी करते हैं कि एकदम हर चीज बताते चले। अब इतना तो तुम लोग कर ही लोगे, है ना? और बाकी के लिए, हेल्प के लिए, हम दिनेश सर को भी बोल देंगे कि बच्चों को अगर वीडियो का लिंक आपके पास है तो उनको शेयर कर दीजिए, ताकि वो लिंक से डायरेक्ट फॉलो अप कर लें। क्लियर? यस हाँ, सर। एग्जाम जो होगी वो आपके जहाँ पे भी सर बोलेंगे, अगर बोरिंग रोड बोलेंगे तो बोरिंग रोड ब्रांच में भी हो। कहाँ बोले हैं सर? नहीं बोले हैं। तो अगर बोरिंग रोड ब्रांच में बोलेंगे तो यहाँ आके देना होगा, अगर पाटलिपुत्रा ब्रांच में बोलेंगे तो वहां जाकर देना होगा। आई होप सो कि तुम लोग यहाँ पढ़ते हो, तो हमको लगता है, ठीक है, कि यहीं पे आप तुम्हारा होगा स्पोकन ट्यूटोरियल का। क्लियर? ओके, तो अब हम लोग स्टडी की तरफ आगे बढ़ते हैं। और स्टडी में ठीक है, टॉपिक पॉइंटर से ही रिलेटेड है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। और यहाँ तक तो हम करा ही दिए थे आपका। ठीक है, एक और भी काम हम लोग कर सकते हैं। जैसे एरे को अगर हम लोग डायनेमिकली यूज करना चाहें, तो वो भी थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं, एक ओवरव्यू करा देते हैं। ओ, टैब छूट गया, टैब वहां से ले आओ बाबू।
ठीक है। एक कंसेप्ट है, अगर हम लोग ये कहें डायनेमिक एरे, क्या कहें वो लेके चलते हैं, क्योंकि अब हम लोग मैलोक और फ्री सीख चुके हैं। तो कंसेप्ट क्या कह रहा है, क्या बनाना है, एक एरे बनाना है, लेकिन उसको डायनेमिकली बनाना है। डायनेमिकली का क्या मतलब होता है? रन टाइम। During हाँ, runtime space is created. यानी एक ऐसा एरे क्रिएट करना है जिसका मेमोरी एलोकेट हो रन टाइम। ठीक है, यानी इसका मतलब हुआ टू क्रिएट एन एरे, to create an array which allocates memory at the runtime। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक। ठीक है, तो हम प्रोग्राम रन किया, हम पूछ सकते हैं यूजर से कितना बड़ा एरे बनाना चाहते हो। कहेगा कि 10, मतलब 10 हमको इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है, यानी हम साइज दे दिए 10। हमको 20 इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है, हमने साइज दे दिया 20। यानी जितना हमने दिया उतना इंटू 2 बाइट से एलोकेट होना चाहिए, क्योंकि इंटीजर कितना जगह लेता है, 2 बाइट। ठीक है, तो मान के चलते हैं हमारे पास मैलोक और फ्री दोनों ऑप्शन है, ये दिमाग में रखिएगा। डायनेमिकली में हमको उसी की जरूरत पड़ेगी। तो हम ऐसा, ठीक है, दैट इज फॉर एग्जांपल, अगर हम समझा रहे हैं कि मान लीजिए कि हम एस में एक, अब क्या इनपुट करा लेते हैं यूजर से, साइज। एस में क्या इनपुट करा लेंगे, प्रोग्राम नहीं बना रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है, डाउन एरो का मतलब क्या होता है, नहीं, वहां पे लिखा हुआ है एस इज इक्वल टू साइज, डाउन एरो दिया, मतलब साइज को इनपुट करा के स्टोर कर रहे हैं किस में, एस में। डाउन एरो का मतलब होता है इनपुट कराना, अप एरो का मतलब होता है आउटपुट देना। ठीक है, ये एक ये प्रोग्रामिंग का ही कंसेप्ट है। ठीक है, एक प्रोग्रामिंग पहले चलता था, उसी से कंसेप्ट ये दौड़ रहा है, पीएलआई प्रोग्रामिंग उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम साइज यूजर से मांग के किस में स्टोर कर लिए, एस में स्टोर कर लिए। पॉइंट क्लियर। अब हमको प्रोग्राम रन कर रहा है, अब इतना साइज का हमको मेमोरी एलोकेट करना हो। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एन एक पॉइंटर है। एन क्या है, पॉइंटर है। ठीक है, अब इंटीजर का कर रहे हैं तो एन का टाइप भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। अब इसको बोलेंगे कि भैया जो भी एड्रेस होगा उसका टाइप क्या है, इंटीजर। मैलोक को कहेंगे कि मैलोक भैया आप जाइए, ठीक है, और हाँ साइज ऑफ इसमें लगा देंगे, साइज ऑफ इंट। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इस। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, साइज ऑफ इंट कितना देगा, 2 बाइट, और 2 इंटू जितना आपका एस है उतना से मल्टीप्लाई, यानी उतना ब्लॉक वो क्या करेगा, अलॉट कर देगा। तो 10। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि हम ऐसा मान के चलते कि इसमें हमने साइज में 3 दे दिया, तो ये कहता है कि वैसे करके 2 बाइट का कितना ब्लॉक अलॉट करेगा, 3। कितना, 3। इसका मतलब ये हुआ, इतना का मतलब ये हुआ। क्लियर। अब क्या करेगा, इसमें बेस एड्रेस होगा, मान लीजिए इसका एक 100, इसका 102, 104। ठीक है, तो ये कह रहा है कि INT
स्टार, इसका मतलब एड्रेस रिटर्न करना है। तो कह रहा है कि ये तो कंटिन्यूअस मल्टीपल ब्लॉक है, तो मैलॉक कह रहा है कि हम सबका थोड़ी, सबका एड्रेस है, हम सबका थोड़ी करेंगे, जो बेस एड्रेस है ना वही रिटर्न कर देंगे। और ये किसके पास चला गया, एन के पास। ठीक है, अब यहाँ पे वो वाला तरीका अगर हम अप्लाई करेंगे n+0 तो ये मिल जाएगा। ठीक है स्टार, अगर हम ये वाला तरीका अप्लाई करें n+1 तो कौन मिल जाएगा, अगला वाला मिल जाएगा। और n+2 करेंगे तो उसके अगला वाला मिल जाएगा। ठीक है, ओके। एक और तरीका अपना सकते हैं, ये तो तरीका आप कर ही सकते हैं। ये जो पॉइंटर है ना, ये बना एरे तो जरूर है, ठीक है, लेकिन ये एरे तो रन टाइम पे नहीं बना है, और जो हम पॉइंटर लिए हैं वो तो कंपाइल टाइम पे ही डिक्लेयर कर दिए हैं। तो एन जो है वो तो पहले ही हम ले चुके हैं। तो ये कहता है कि ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये वेरिएबल हो। क्या होगा, आप इसको कांस्टेंट की तरह यूज कीजिए जैसे आप पहले यूज कर, दैट्स ओके, जैसे अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, नहीं नहीं, n+0 ये तो कांस्टेंट वाला तरीका ना हुआ। जब हम तुमको सिखाए थे कि अरे इज कांस्टेंट पॉइंटर, वो तुम इसमें अप्लाई करो, दैट्स ओके। लेकिन ये कह रहा है कि मैं एक्चुअली मैं कांस्टेंट नहीं हूं, मैं तो वेरिएबल हूं। तो आप मेरा इस्तेमाल भले कांस्टेंट की तरह कर रहे हैं, आप चाहें तो इसे वेरिएबल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, तो अगर मैं मान लो कि n लिया हूं तो n अभी, n जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है, अगर अभी पॉइंट n कहूं तो किसको करेगा, 100 को। और हम n++ कर दें, अब फिर कहें कि पॉइंट करो n को, तो वो किसको करने लगेगा, 102 को। यानी इस केस में n जो है वो 100 पे फिक्स नहीं होगा, वो अपने आप को जगह क्या करता रहेगा, चेंज करता रहेगा। अभी है 100 एड्रेस पे, प्लस प्लस करने के बाद वो किस पे आ गया, 102 पे, फिर प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, 104 पे। ठीक, तो अगर हम इस तरह से काम करना चाहते हैं, जो कि कर सकते हैं, तो यहां दिक्कत यह है कि एक बार अगर पॉइंटर आगे बढ़ गया, मान लीजिए इनपुट कराइएगा, तो पहले 100 में इनपुट होगा, फिर बढ़ा देगा, फिर 102 में इनपुट होगा, फिर बढ़ा देगा, फिर 104 में इनपुट होगा, फिर बढ़ा देगा। अब आप आउटपुट आपको देना है, तो अब तो वो 100 पे है ही, है। ठीक है, तो वो तो आगे निकल गया है। तो उस केस में अगर आपको इस तरह से काम करना है और आपको इनपुट भी करना है, ठीक है, वहीं से इनपुट करना है और फिर वहीं से आपको आउटपुट देना है, तो आपको एक पॉइंटर की नहीं बल्कि एक से ज्यादा पॉइंटर की नीड होगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप n को रख रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक p को भी रख दें, तो n भले बढ़ते बढ़ते n यहाँ है, फिर n यहाँ है, फिर n यहाँ है, ठीक है, आगे निकल गया इनपुट के दौरान, कोई दिक्कत नहीं है सर। आउटपुट करने आएंगे तो आउटपुट किससे दे देंगे, पी से, क्योंकि पी तो अभी भी 100 को पॉइंट कर रहा है ना, तो इसको दे देंगे, फिर पी को बढ़ा के यहाँ कर लेंगे, फिर इसका आउटपुट दे देंगे, फिर पी। ठीक है, यानी इस तरह से अगर काम करना होगा तो आपको मल्टीपल्स पॉइंटर्स के इस्तेमाल करने होंगे। अदरवाइज बेहतर विकल्प ये है कि जैसे पहले करते आए हैं वैसे ही आप इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, ओके। तो एक काम करते हैं, ये समझाने का तरीका है, इसमें कुछ बेसिक थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल चीज है। एक प्रोग्राम यही इसका रन करा के दिखा देते हैं ताकि आप श्योर हो जाएं कि हाँ इट्स वर्किंग। ठीक है, यूजर से क्या, एक आई की भी जरूरत पड़ेगी ना लूप चलाने के लिए, एक आई ले लीजिए। यूजर से क्या पूछ लेते हैं,
इंटर साइज ऑफ एरे, एरे का क्या मांग लिया उससे, किसमें स्टोर कर लिए, ठीक है। अब डायनेमिक इतना साइज का है इंटीजर हमको, अच्छा ऊपर मैलोक डॉट एच लेना होगा, एसटीडी लिब ले लेते हैं, एसटीडी लिब में भी तो है। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू इंट पॉइंटर मैलोक साइज ऑफ क्या 90 मल्टीप्लाइड बाई आगे इनपुट कराना है। अब प्रिंट एफ बैकस्लैश एन इंटर परसेंट डी वैल्यूज, ठीक है। और यहाँ पे परसेंट डी की जगह पे हम एस को करा देते हैं, क्योंकि जितना साइज देंगे उतना ही ना वैल्यू हमारे पास आएगा। अरे 10 साइज का बनाया तो वैल्यू कितना जाएगा 10, ठीक है। फॉर आई इज इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से, आई लेस देन एस, आई प्लस प्लस, और इसमें स्कैन एफ डाल देते हैं परसेंट डी, लेकिन कांस्टेंट वाला भी तरीका से करना है, तो क्या लिखेंगे एन प्लस आई, ठीक है। और फिर डिस्प्ले करना है तो फिर फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एस, आई प्लस प्लस, और प्रिंट एफ परसेंट 5t, ठीक है। और यहाँ स्टार एन प्लस आई, ठीक है। गेट सी एच, प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। कंपाइल कराएंगे पहले, 0 एरर, ठीक। रन कराएंगे, रन कर रहा है, साइज आप ही बताइए 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आप अगली बार रन करेंगे 20 दे दीजिए, 20 पे काम करेगा, 50 दे दीजिए, अब पहले वाला झंझट से मुक्त हो गए। हाँ तो जितना दीजिएगा उतना इनपुट देना होगा ना, वर्क तो आपका है। कैसे, क्या कर रहे हो, हाँ, हाँ। तो इनपुट तो तुम्हारा अपना वैल्यू है जिस पे तुमको काम करना है, वो कंप्यूटर में नहीं है, तो कंप्यूटर में तो उसको ले जाना होगा ना, कैसे ले जाओगे, ये भी तो 10 तो एक ही बार टाइप, हाँ भाई, तुमको जो मर्जी हो सो करो ना, तुम नंबर पे यहाँ पे दे देते हैं साइज 5, कुछ भी वैल्यू दो ना, 12 55 77 88 99 आ गया। तो वैल्यू हम सीक्वेंस में इसलिए दिए थे कि समझ में आए। कुछ भी डाल सकते हो, वैल्यू वैल्यू तुम्हारा है, ओके। तो ये डायनेमिक एरे का कंसेप्ट हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अगर कोई पूछे तो ये एग्जांपल बता सकते हैं।
हो गया। ठीक है, इसको तो कांस्टेंट पॉइंटर की तरह यूज किया, जबकि हम जो पॉइंटर ले रहे हैं वो कांस्टेंट नहीं है, वो तो वेरिएबल है, क्योंकि हम तो अलग से डिक्लेयर किए हैं ना इंट पॉइंटर एन, तो वो कांस्टेंट थोड़ी होगा, वो तो वेरिएबल है। इसका मतलब कि हम इसे कांस्टेंट की भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और वेरिएबल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कांस्टेंट की तरह, इसमें एन का जो बेस एड्रेस है जैसे है वैसे ही रहा, हम उसमें कोई बदलाव नहीं किए, लेकिन हम कर सकते क्योंकि ये कांस्टेंट फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल को कांस्टेंट जैसा यूज किया जा सकता है, पर कांस्टेंट को कभी भी वेरिएबल जैसा यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो चूंकि ये वेरिएबल है तो कांस्टेंट की तरह इस्तेमाल कर दी। ठीक है, चूंकि हम पहले से कांस्टेंट एरे कांस्टेंट जानते थे, अब अगर वेरिएबल है तो वेरी करके इस्तेमाल करें, हम एन को बढ़ाते रहे। वो अपने एड्रेस पहले 100 पे है, वो जंप करके चला जाए 102 पे, फिर जंप करके चला जाए, ऐसे करना चाहते हैं। तो वैसे केस में हमारे पास यहाँ पे दो प्रोसेस है, एक इनपुट का है और दूसरा आउटपुट का है। ठीक है, तो एक पॉइंटर से तो काम नहीं चलेगा, अगर एक पॉइंटर इनपुट के लेंगे तो जंप करके आगे निकल जाएगा, फिर प्रिंट कैसे करेंगे, हमको दो पॉइंटर लेना होगा। वैसे इस तरह से जो भी आपका वर्क होगा उस वर्क पे आधारित होगा कि आपको 2 की जरूरत है या 3 की जरूरत है या 5 की जरूरत है। पॉइंट क्लियर? इस प्रोग्राम के लिए हमें कितनी की जरूरत है? 2 के लिए। तो जो हम एन लिए हैं वो तो हम एन रखेंगे ही, हम यहाँ पे एक और कौन ले लिए, पी। ठीक है, और इस लाइन में जहां पे हम एन किए हैं ना, इसके ठीक बाद हम कर देंगे पी बराबर एन। इसका मतलब जहां एन है वहीं पी हो गया। हो गया। अब इससे आप इनपुट करा रहे हैं तो आप इनपुट कराएंगे। ठीक है, और यहाँ ओपनिंग ब्रेसेस लगा देते हैं, और यहाँ कोई प्लस आई वाला कंसेप्ट नहीं रखेंगे, यहाँ सिंपल क्या देंगे, एन। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे एन प्लस प्लस। ठीक है, क्लियर? क्लियर? उसके बाद जब आउटपुट देंगे तो फिर यहाँ पे आप, यहाँ एन नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा पॉइंटर पी। ठीक है, और यहाँ पे फिर एक लाइन आप ऐड करेंगे और यहाँ लिख देंगे पी प्लस प्लस। दैट्स इट, हो गया। ठीक है, इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, 0 कंपाइलेशन एरर, रन कराते हैं। साइज पूछा कितना, दे 5 दे देते हैं। ठीक है, 12, 22, 33, 44, 55, आगे। क्लियर? तो ऐसे भी बनाया जा सकता है, तो मैं चाहूंगा इसको भी नोट कर लें। तो पहला था डायनेमिक एरे एज अ कांस्टेंट, और दूसरा हो गया डायनेमिक एरे एज अ वेरिएबल पॉइंटर। पिछला वाला था कांस्टेंट पॉइंटर, ये हो गया वेरिएबल।
हम्म स्कैनर परसेंटी एन, ठीक, एन क्या है, पॉइंटर है, तो बिना स्टार लगाए अगर एन लिखते हैं तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 100 को, 100 पे है, ठीक है, जो जैसा कि समझाया था एड्रेसिंग, ठीक, तो इसका मतलब है 100 वाले एड्रेस पे इनपुट कराया, फिर लूप चलेगा, तो लूप घूमने के पहले वो एन प्लस प्लस कर दिया, तो 100 से जंप करके वो किस पे चला गया, तो अगली बार में वो 102 में इनपुट कराएगा, फिर बढ़ के 104 पे चला जाएगा, समझ गए। क्योंकि जहां पहली बार में जो हम बनाए जितना मैलोक किए, तो उसका बेस एड्रेस एन के पास है, और उसी समय हम कर दिए हैं p इज इक्वल टू एन, तो इसका मतलब p भी उसी बेस एड्रेस पे आ गया। अब n को बढ़ा के इनपुट करा लिए, ठीक है, और p का इस्तेमाल कर लिए किसके लिए, आउटपुट के लिए, क्योंकि n तो आगे निकल गया ना, अब उससे आउटपुट तो दोबारा कर नहीं सकते हैं, ठीक है, तो आउटपुट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर लिए, अगर n आगे बढ़ गया और फिर आपको ये करना है तो फिर पीछे जाना पड़ेगा, तो बेस एड्रेस का तो पता अब है नहीं, तो कब तक ले जाइएगा, तो मान लेते हैं कि अभी तो साइज का पता है तो गिन के कर लीजिएगा, लेकिन ऑर्डर तो आपका रिवर्स हो जाएगा ना, अभी 100 पे है, इनपुट करा दिए, 102 पे आ गया, इनपुट करा दिए, 104 पे आ गया, इनपुट करा दिए, ठीक है, उसके बाद 106 पे जाके टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया, अब मान लीजिए आउटपुट देना है उसी से, ठीक है, तो आप घटा के क्या कीजिएगा, आउटपुट दीजिएगा, तो रिवर्स ऑर्डर में मिल जाएगा, पहले वो मिलेगा फिर ये मिलेगा, हमको वैसे तो आउटपुट चाहिए नहीं, जैसे सीक्वेंस में इनपुट कर रहे हैं उसी सीक्वेंस में आउटपुट चाहिए, एंड दैट्स वाई हमें इस काम को करने के लिए कितनी पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी, क्लियर। मान लीजिए कुछ और आपको करना है, सपोज, ठीक है, मान लीजिए कि आपको आउटपुट भी देना है, आपको इनपुट कराना है, इनपुट कराने के बाद आपको सम प्रोसेसिंग करना है, ठीक है, एड्रेस टू एड्रेस आपको क्या करना है, प्रोसेसिंग करना है, ठीक, तो इनपुट कराएंगे उस समय एक पॉइंटर की जरूरत है, प्रोसेसिंग करेंगे उस समय एक पॉइंटर की जरूरत पड़ जाएगी, और आउटपुट देना है उस समय। फिर ये भी आप कर सकते हैं, मैं इनपुट भी कराऊं और उसी समय मैं प्रोसेसिंग भी कर दूं, तो फिर मुझे 2 ही पॉइंटर में काम चल जाएगा, वो डिपेंड आपके वर्क नेचर पे कर रहा है, ठीक है, कि आप काम कैसे कर रहे हैं, ओके, अगर काम को आप शॉर्टकट तरीके से निकाल रहे हैं, ये आपके पास आइडियाज आ रहा है, हो सकता है 3 पॉइंटर की जरूरत जगह पे हमको 2 ही पॉइंटर की जरूरत पड़, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे n में हुआ, अब यहाँ पे n को बढ़ाने के पहले हम क्या करते हैं कि पॉइंटर n इज इक्वल टू पॉइंटर n प्लस 5 कर दें, तो हर एक में वो क्या वैल्यू जोड़ देगा, 5 जोड़ देगा, प्रोसेसिंग भी हो गया, तो हमको नहीं जरूरत पड़ी तीसरे की, लेकिन नहीं, एक बार इनपुट करना है फिर प्रोसेसिंग करना है, तब तो 3 पॉइंटर की हमको जरूरत पड़ जाएगी। ये वाला रन करा के दिखा देते हैं एक बार, हम देंगे 1 2 3 4 5, 3 साइज ले लेते हैं, 1 2 3, कितना आएगा 6 7 और, ठीक है, देखिए नया कुछ नहीं है इसमें, सब जोड़ घटाव गुना भाग है जो आप जानते हैं, नया है कंसेप्ट, उसी को समझना है, उसी में दिमाग को झोंकना है, ठीक है, ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप पहले से नहीं जानते, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, जोड़ घटाव गुना भाग, बाकी तो कंसेप्ट है जो सिखाया जा रहा है,
ठीक है, उस कंसेप्ट को समझिए। दिक्कत आ रहा है 2 बार पूछिए, 3 बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। The next topic is the command line argument. So, first of all, we have to discuss about the term command or command line. ठीक है, command और command line. तो command का मतलब क्या होता है? You said that this is the DOS command. DIR is the DOS command. हाँ, जो CUI, तो ऐसे तो C भी CUI ही है, कौन सा GUI है? तो command, if you say the term command, ठीक है, it means that simply we have to write that word on the prompt and press the enter, that will execute, ठीक है, and do something. वो रन कर जाएगा, कुछ काम करेगा, जो भी उसका काम है। जैसे DIR लिख के इंटर कर देते हैं, उसका काम फाइल फोल्डर को दिखाना है तो दिखा देता है। कॉपी कौन करते हैं, ठीक है, उसका काम है एक नया फाइल क्रिएट करना, कर देता है। कॉपी कमांड यूज करते हैं, उसका काम है पुराने फाइल के डेटा को नए फाइल में रखना, रख देता है। DOS आप पढ़े हैं, कुछ कुछ तो याद आ रहा होगा। तो सवाल उठता है कि ये कमांड टपक के थोड़ी आया, ये तो कमांड भी तो बनाया गया होगा, इसका वर्क स्पेसिफाई किया होगा, तब ना वो काम कर रहा है। ठीक है, तो ये काम तो हम भी कर सकते हैं ना, हम प्रोग्राम बना रहे हैं, सारा काम हो रहा है, लेकिन अभी सी के इन्वायरमेंट में हो रहा है, टर्बो में हो रहा है। नहीं, हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम बने और वो प्रोग्राम एक कमांड की तरह काम करे। किस तरह से काम करे? एक कमांड, मतलब हम सी में उसको रन नहीं कराएं, हम डॉस प्रॉम्प्ट पे उसको रन कराएं। कहाँ कराएं? प्रॉम्प्ट पे। सीधे उस प्रोग्राम का नाम लिख के इंटर प्रेस करें, रन कर जाए। ठीक है, पर दिक्कत क्या है कि जब आप इन्वायरमेंट से बाहर निकल जाते हैं और प्रॉम्प्ट पे जाके डायरेक्ट किसी कमांड को, किसी प्रोग्राम को जब एक्सेस करते हैं, तो वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट तौर पे इन्वॉल्व होता है। कौन इन्वॉल्व होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है कि हम एक ही तरह के फाइल को फॉलो अप करेंगे जिसका एक्सटेंशन .exe हो। क्या हो? exe हो। इसके अलावा कोई आपका .c होगा, हम नहीं समझ पाए। .obj होगा, हम नहीं समझ पाए। हमको क्या चाहिए? exe। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हम प्रोग्राम लिखेंगे, कंपाइल करा लेंगे, कोई एरर नहीं है, exe भी बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे सर? अभी तक तो बताना नहीं, तो सिखाया नहीं। तो एक तो है कि बाय डिफॉल्ट exe बनाता है, लेकिन अगर नहीं भी बना रहा है तो F9 प्रेस कर दीजिए, उस फाइल का क्या बन जाएगा? exe। अब आपका प्रोग्राम, ठीक है, रेडी है डॉस प्रॉम्प्ट पे रन करने के लिए। लेकिन ये प्रोग्राम सिर्फ क्या बना? कमांड बना। क्या बना? कमांड। मैंने ये दूसरा ऑप्शन यूज नहीं किया है, दैट इज कॉल्ड कमांड लाइन आर्गुमेंट। बैटरी लो हो रहा है, बैटरी लगाना पड़ेगा। हाँ, वो जो अभी हम इसके पहले वाले जो प्रोग्राम बनाए हैं ना, तो हम लोग हटा सकते हैं, हमने फ्री का इस्तेमाल नहीं किया है। हाँ, तो मेमोरी अभी भी पड़ा हुआ है, ठीक है, वो तब तक पड़ा रहेगा जब तक गार्बेज कलेक्टर उसको जाके हटा ना दे। नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। या फिर शेड्यूलिंग भी होता है, तो गार्बेज कलेक्टर शेड्यूल पे भी आप रिफ्रेश ना भी करेंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे विंडो 11 जब लॉन्च किया था तो शुरू में रिफ्रेश ऑप्शन जो है मेन मेनू से गायब कर दिया था, इसलिए कि ये कहता है कि हम शेड्यूलिंग में खुद ब खुद रिफ्रेश करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में फिर ऐड भी कर दिया है, अभी आता है रिफ्रेश। अभी देखिए यहाँ पर रिफ्रेश आ रहा है। ठीक है,
तो ये रिफ्रेश करना मतलब गार्बेज कलेक्टर को इन्वोक करना। हम ना भी करेंगे तो टाइम टू टाइम रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। बहुत लोग नहीं भी करता है, हैबिट नहीं है उसको, ठीक है, तो वो रिफ्रेश हो रहा है एक्सेप्ट टू लिख कर। ओके, तो क्या बताएं हम लोग कि क्या करना होगा हम लोगों को? ठीक, अब लेट जैसे यही एक है, इस वाले में इसको हटा देते हैं। मान लीजिए इसी प्रोग्राम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जैसे तुमने कहा कि फ्री भी तो कर सकते हैं, तो हम आउटपुट देते जाते हैं और उसको क्या करते जाते हैं, फ्री। आउटपुट भी दे दिए, फ्री भी कर दी, आउटपुट भी दे दिए, फ्री भी कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, फ्री। अब कौन सा पॉइंटर, ठीक, एक बार पहले रन करा देते हैं इसको, ठीक है। 3, 11, 12, 22, 33 आ गया, फ्री भी हो गया मेमोरी, इनपुट भी हुआ, आउटपुट भी हुआ, मेमोरी भी फ्री हो गया। नहीं, सिर्फ पॉइंटर के सेंस में, डायनेमिक के सेंस में, पॉइंटर के सेंस में, डायनेमिक के सेंस में, स्टैटिक के सेंस में नहीं। अगर आप इंट एक्स लिखे हैं अब फ्री एक्स करेंगे गलत हो जाएगा, नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर? कौन सा बैच है ये? यहाँ कैसे, कौन सा बैच है? ब्रिज 2। कितने बजे से क्लास है? तो अभी कितना टाइम है? अभी है ना 7-8 मिनट, तो इंतजार कीजिए। वो थोड़ा तुम वो भेज देना, तो तुम भेजी थे ना पिछले बार अटेंडेंस, तो लग रहा है कि इस बार भी करना पड़ेगा। एक मिनट पहले बोल देता हूँ।